हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट जीएसटी रिटर्न जो बेस्ड ऑन होगी सीएमपी 8 और जीएसटी 4A के ऊपर। ये रिटर्न को बोला जाता है अंडर कंपोजिशन स्कीम्स। अब इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है। ये सारा कुछ हम इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे और ये वीडियो उन टैक्स पेयर या टैक्स कंसल्टेंट के लिए हेल्प कर सकती है जो छोटे छोटे टैक्स पेयर के साथ काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम क्यों आई? The composition scheme under GST is simplified taxation scheme introduced by the Indian government to ease compliances for small taxpayer. It allows eligible businesses to pay tax at a fixed rate on their turnover and file quarterly return instead of monthly. सबसे पहले ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से अंडर जीएसटी में स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो बिजनेसेस है ना वो ऑपरेट किए जाते हैं बाय स्मॉल टैक्स पे। आप जीएसटी की बात कर लो, अगर जीएसटी की मैं टोटल देखूं तो वहां पे मोस्ट ऑफ 15 रिटर्न है। अगर मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ तो मैं क्या वो रिटर्न मेरे लिए वैलिड रहेंगी? क्या मैं मंथली इतना पे कर पाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कीम ले आए जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशन रखी और इनको मंथली के बेसिस पे क्वार्टरली फाइल करने के लिए बोल दिया कि आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाइए, आप इंस्टेड ऑफ मंथली आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए और अपने जीएसटी का बेनिफिट लीजिए। ठीक है, बट इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले ट्रेडर अंडर द एलिजिबिलिटी क्या है? ट्रेडर अंडर द कंपोजिशन स्कीम बिजनेस टाइप क्या है? ग्रोसरी ट्रेडर। लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र। क्वार्टरली टर्नओवर क्या रहेगी? 5 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 मंथ में जो मेरा गल्ला बैठा वो मैंने 5 लाख का किया फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को कंपोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स देना 1%। ट्रेडर के लिए लगता है 1%। मैंने क्या करना है, 0.5% जमा करवा देना है सीजीएसटी में और 0.5% ही मैंने जमा करवा देना है एसजीएसटी में। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने? टर्न ओवर आपकी है 5 लाख, टैक्स पेबल बना आपका 1%, 5,000 पे बना टोटल। अब 5,000 को पे कैसे करवाना है? 2,500 आपने सीजीएसटी में पे करवा देना और 2,500 आपने एसजीएसटी में पे कर देना। बस इतना सा काम है। अब आगे इसकी और कंडीशंस, ठीक है, वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये तो आपने टर्नओवर सीख लिया। अब नेक्स्ट आपकी क्या आएगी? एलिजिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, आपकी टर्नओवर जो होनी चाहिए ना वो 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए। 75 लाख फॉर सम स्टेट्स। ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पूरे इंडिया में जो आपके लिए एप्लीकेबिलिटी है ना कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहनी चाहिए। अगर 1.5 करोड़ तक रहती है तब भी आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर माने जाएंगे। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, मोर देन 155 करोड़ रहेगी, तो आपको एज ए रेगुलर टैक्स पेयर में आना पड़ेगा। बट जब तक आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है या उससे कम है तो आप एज ए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रह सकते हैं। अब 75 लाख किन स्टेट्स में है? ये स्टेट्स रहेंगी हिमाचल प्रदेश और बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट रहेंगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश आएगा, असम आएगा, मणिपुर आएगा, मेघालय आएगा, कुछ और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट जैसे मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में रहेंगी। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो लिमिट रख दी वो 75 रख दी और बाकी होल इंडिया के लिए रख दी उन्होंने 1.5 करोड़। अब इसका टैक्स कैसे पे करना है आपने? 1% फॉर ट्रेडर, 2% फॉर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग तो 2%, 5% फॉर रेस्टोरेंट ओनर। अगर रेस्टोरेंट में मैं सिंपली बात करूं तो मेरे को, अगर मैं विदाउट एसी हूं तो मेरे को 5% टैक्स लगेगा। अगर मैं दूसरा हूं विद एसी तो मेरे पे 18% का टैक्स लगता है। ठीक है, 6% फॉर सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं यहीं रजिस्टर्ड होता हूं किसी और सर्विस एज ए रेगुलर टैक्स पेयर तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 18%। अब बट ये तो कंडीशन हो गया आपके टैक्स पे करने की। अब इस केसेस में क्या है कि आप कोई भी इन आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1% का ट्रेडर हूँ ना, ठीक है ना, मैं अंडर कंपोजिशन स्कीम में ले रखा है, तो मेरे को डज नॉट मैटर कि मेरे को टोटल मंथ में आईटीसी कितना आया है। अगर मैं यही बात करूँ ना, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी है कि जहाँ पे मैंने 5,000 पे, उस 5 लाख में मैंने अगर 3 लाख की परचेजेस कर रखी होंगी ना, ठीक है, 3 लाख की परचेज जिसमें मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को मोटा मोटा 5% के हिसाब से, अगर मैं ट्रेडर हूँ कोई भी कपड़े का, मैंने 15,000 गवर्नमेंट को या अपने सप्लायर को अपना जीएसटी की पेमेंट कर दी। क्योंकि अगर मैं 3 लाख का सामान खरीदूंगा तो उसमें मैंने 5% के हिसाब से 15,000 रुपए का मुझसे टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेता। बट अब मैं अंडर कंपोजिशन स्कीम हूँ, मेरे को ये आईटीसी मेरे लिए वैलिड नहीं है। मैंने क्या किया, सिंपल 1% पे करवा दिया। ठीक है, सेम ऐसा ही है यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको अपनी जो टर्नओवर रहेगी ना उसका 1% आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। और आप कोई भी टैक्स इनवॉइसेस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिंपल क्या इशू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। और
उस बिल ऑफ सप्लाई पे आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। आपने जो बाकी रजिस्टर रहते हैं ना, उनमें लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। गलत, आपने कभी बिल पकड़ा होगा ना, तो उसके बिल के सबसे टॉप हेडर में लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो बट आप कंपोजिशन के स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई रहेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, और आप उस पर जीएसटी बिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस केसेस में क्या रहेगा, टैक्स इज पेड आउट ऑफ पॉकेट। टैक्स जो भी पेड करना होगा आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा, और जो भी आपकी टर्नओवर रहेगी उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब इनके लिए नॉन एलिजिबल किन किन लोगों के लिए, सबसे पहले तो ये हो गया ना कि नॉन एलिजिबिलिटी, कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रहती है तो आप एज ए कंपोजिशन टैक्स पे रजिस्टर नहीं रह सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेगुलर टैक्स पे में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बिजनेसेस एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप सीएमपी लेकर कंपोजिशन स्कीम लेकर इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो वो आपके लिए वैलिड नहीं है। इंटरस्टेट के लिए आपको रेगुलर टैक्स पेयर होना ही पड़ेगा। और उसके बाद सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, फॉर एग्जांपल आप कंपोजिशन स्कीम लेकर, आप मान लो आपने एक्साइज के ठेके ले लिए, ठीक है, वो होते हैं ना ठेके, लिक्योर शॉप से ले ली, तो आप अल्कोहल का बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, तब भी आपको रेगुलर टैक्स पेयर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीटीएस, जो भी बिजनेसेस हैं, अब आपको पता है कि जब भी आप ई कॉमर्स के साथ काम करोगे, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, तो आपका टीसीएस कटेगा बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, और आप क्या कहलाते हो, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो आपको जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर करना है तो आपको रेगुलर टैक्स पे लेना पड़ेगा, जे सीएमपी स्कीम इसमें नहीं चलेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फोर होते हैं ना, जो ओआईडीआर की सर्विसेज के लिए होते हैं या एनआरआई होते हैं, तो उनके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट एलिजिबल है। मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड लाइक आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, ठीक है, ये तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम, ठीक है, इनके लिए आप सीएमपी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप इनके मैन्युफैक्चर हो तो आपको रेगुलर टैक्स पेयर में आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होगी नॉन एलिजिबिलिटी स्कीम। अब बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ बेनिफिट और लिमिटेशन समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीडियो को एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए फ्रीलांसर देख रहे हो कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, टैक्स, आप टैक्स अकाउंटेंट हो या टैक्स कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसिंग करते हो बाकी, तो आप पार्टियों को बोल पाओगे जिनका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, क्योंकि अगर आप अपनी मंथली फीस चार्ज करते हो जो भी 1500 से लेके 2000 के बीच में रहती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं yearly बेसिस ये फीस को जोड़ूं तो मंथली yearly बैठती है 24K। उस बंदे के पास इतना धंधा होगा क्या कि वो आप सालाना आपको कि 24 से 25 हजार रुपया दे पाए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो सिंपल सा ढूंढेगा किसी और को, आपके हाथ से काम चलेगा। तो उनके लिए स्कीम आप उनको इंश्योर कर सकते हो या उनको गाइड कर सकते हो कि आप इस स्कीम में आ जाइए जो क्वार्टरली बेसिस पे है, जिसके नॉमिनल चार्जेस है, आपको बस कुछ नहीं करना, जीएसटी नंबर लेना और अपना काम करना है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वेंडर है, ठीक है, वो कोई शॉप रन करता है जिसकी जिसकी यूपीआई ट्रांजेक्शन हर साल 40-50 लाख से, और जैसे 40 लाख से ऊपर जाता है तो एक दो बार हुआ उसको नोटिस आने शुरू हुई कि आप जीएसटी नंबर ले लो, क्योंकि 40 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे आता है। तो उनको अगर मैं रेगुलर टैक्स पेयर में डाल देता हूँ, अगर मान लो इस साल उसकी टर्नओवर 60 लाख रहती है, उसको रेगुलर टैक्स पेयर में मैं बोल देता हूँ लेने के लिए, तो वो मंथली मेरे को क्या महीने का 2-3 हजार रुपया दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, ठीक है ना। या तो मेरी फीस ड्यू हो जाएगी या दे देगा 1-2-3 महीने, उसके बाद देना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें रेगुलर में क्या है, काफी टैक्स बर्डन ज्यादा है। फिर मैं उसको गाइड कर दूंगा कि एक सिंपल सा, मैं अगर उसको गाइड करता हूँ कि भाई तू रेगुलर में मत आ, तेरे को मैं सीएमपी स्कीम देता हूँ, साल में 4 बार तेरी रिटर्न जाएगी, तेरा मंथली yearly जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा मैं तेरे से 10 से 15 हजार के बीच में चार्ज करूंगा, बट तेरी की कंडीशन है टैक्स पे करना पड़ेगा, तेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, और उसको कंपोजिशन स्कीम की पूरी हिस्ट्री समझा दूंगा। तो वो क्या खुश हो जाएगा? इसमें 60 लाख में उसका क्या ही जाएगा, 60 हजार रुपये टैक्स पे करेगा। हाँ, टैक्स तो उसे पेड करना ही पड़ेगा ना, बट वो जो टेंशनों से, जो भी उसकी टेंशनें होंगी उससे तो बच जाएगा ना वो, तो इसलिए ये बढ़िया रहेगा। उसके बाद लोअर टैक्स रेट, इसके बेनिफिट क्या रहते हैं? लोअर टैक्स है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंसी और रिड्यूस पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई आपको बिल संभालने की जरूरत कुछ नहीं है, बस आप जाइए अपनी रिटर्न भरिए, काम कीजिए। क्वार्टरली रिटर्न इंस्टेड ऑफ मंथली, साल में 4 रिटर्न भरनी है, आपने ज्यादा नहीं भरनी। लिमिटेशन क्या है? आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे ही उसके पास अब 60 लाख की टर्न ओवर है तो भाई उसको 60 हजार रुपया दे देगा, क्या साल का 60 हजार रुपया देना उसके लिए अच्छी बात है? अगर वो ऐसे आईटीसी क्लेम करता तभी उसको देना तो उसको नियर अबाउट ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ उसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है साल 20-30 हजार, 20 लाख रुपए, तभी 20-30 हजार रुपया तब भी देना पड़ेगा उसे। अगर वो 1.5 करोड़ से पहुंच जाता है तो तब भी,
तो इसलिए लिमिटेशन को साथ में मिला के चलना है कि उसके टैक्स की कंप्लाइंसेस भी ना आए और दूसरी साइड ये भी ना आए, ठीक है। लिमिटेड टू इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते। नॉट आइडल फॉर बिजनेस सेलिंग टू अदर रजिस्टर्ड डीलर, दे कैन नॉट क्लेम आईटीसी फॉर सप्लाई, ठीक है। अब ये आप ये चीज ध्यान रखना है कि ये बिजनेस उनके लिए है जो ग्रोसरी वगैरह का धंधे करते हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि वहां टैक्स सप्लाई क्या है 0% की, ठीक है। वहां टैक्स सप्लाई क्या है, जैसे मैं किराना स्टोर की बात कर लूँ या किराना स्टोर की बात कर लूँ या मेडिकल स्टोर्स की बात कर लूँ, कुछ ऐसे जूस कॉर्नर्स हो गए, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हो गए जिनके एक छोटा सा धंधा है, ज्यादा नहीं है, जिन पे जीएसटी की एलिजिबिलिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट या किसी और डीलर, मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं पूरे साल में मैंने आईटीसी पे किया, 60 लाख की मेरी टर्नओवर हुई पूरे साल में, ठीक है। मैंने तो गवर्नमेंट को 60,000 पे ड्यू आ जाएगा ना मेरा, 1% मोटा मोटा, ठीक है। वहीं अगर मैं ऐसे ही रेगुलर टैक्स पेयर होता, मैं 60 लाख का जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी है, मान लो मेरा मार्जिन रहता है 15-20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मार्जिन रहता है, 45 लाख का, तो मैं 45 लाख का मैं परचेसिस करता ना तब भी मेरी 60 लाख की बिकती। अब 45 लाख का जब मैं कोई भी परचेसिस करूंगा तो उस पर मैं मोटा मोटा कितना आईटीसी क्लेम करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 45 लाख का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, 2,25,000 रुपया, समझ ना ये थोड़ा सा, ठीक है। अब 2,25,000, अब मेरे को प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स देना पड़ता, 15 लाख पे मेरे को टैक्स देना पड़ता ना एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। मैं कितना देता मोटा मोटा, कितना बन जाता 15 लाख का मेरा, 15 15 75, तो ठीक है 75,000 रुपया। इस केस में अगर मैं यही सेम चीज कंपोजिशन पे करता तो मेरा टैक्स कितना बनता, 60,000 रुपया, ठीक है। तो बेनिफिट किस में रहा, कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है ना। अगर मैं यही अगर कहूँ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जब जब बढ़ेगा तो मेरे को कौन सी स्कीम बेटर रहेगी, ठीक है ना, मेरे लिए ये स्कीम बेटर रहेगी जब भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। जब भी अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ये 45 लाख की परचेज की जगह मैंने मोटी मोटी मेरा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम होता, मैंने 52 लाख की परचेज कर रखी होती है, 52 लाख में मैंने मोटा मोटा टैक्स पे किया होता अपने वेंडर को, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 8 लाख रुपया रहता, ठीक है, 2,60,000 रुपये, ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपये मैंने 5% देना, प्रॉफिट पे तो देना होता ना अपने टैक्स, 8 लाख पे 5%, 40,000 रुपया, ठीक है। तो इस केस में मेरे लिए बेटर स्कीम्स कौन सी लेगी, मेरे लिए रेगुलर टैक्स पेड की स्कीम बेटर रहेगी, मेरा टैक्स बच जाएगा ना 20,000 रुपया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, यही अगर मैं उसको बोलूंगा कि एज ए फीस मेरे को दे दे भाई, मैं तेरा टैक्स बचा दूंगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, उसके लिए बढ़िया रहेगा। तो बस ऐसी स्कीम बता के हमें अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है और अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे टैक्स पेयर होते हैं ना, ये काफी आसान रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर। उसके बाद आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, सिंपल सा रिटर्न डैशबोर्ड दिखेगा आपको, अगर आपने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो सिंपल सा ऐसे आएगा, मंथ सेलेक्ट करना अपने क्वार्टरली बेसिस पे आता डाटा, सीएम पे इस पे क्लिक करना आपने, जैसे इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, दो दिखते हैं, सीएमपी 08 और जीएसटी 48, ठीक है। सीएमपी 8 फॉर रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी 48 कि जैसे हमारा जीएसटी है सेम एज होता है जीएसटी 2 है कि हमने ड्यूरिंग द मंथ किस किस से सप्लाई ली, ठीक है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना आप फाइल ऑनलाइन पे, तो ये नेक्स्ट पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रिटर्न नील फाइल कर लो, जहाँ अपना जो भी क्या नाम है टैक्स है ड्यूरिंग द मंथ वो डाल के, जैसे आप यहाँ पे डालोगे ये दोनों पोर्टल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल होके आपका टैक्स पेमेंट करने के लिए वो कह देगा, ठीक है। ये थी CMP 08 की रिटर्न और इसकी कुछ इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है हम बात करते हैं GST 4A की। जैसे आप इस वाले पोर्टल को ओपन करोगे, ठीक है ना, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा 3A भी B2B इन्वेस्ट ड्यूरिंग द मंथ, हमने जिससे भी परचेज ले रखी है, क्योंकि उसे भी अपनी GST 1 में दिखाना पड़ता है ना, आपका डाटा तो उसे भी दिखाना पड़ता है, बेशक आप अंडर कंपोजिशन स्कीम है, उसे तो आपको सेल एज ए B2B नहीं दिखानी पड़ेगी ना, तो वो सारा डाटा इसमें आ जाएगा और आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो और इसके आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने की परचेजेस ली, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, ये आज हम वीडियो 6 को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका चैनल सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट्स करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।